केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलगुरु वरखेड़ी सर, आदरणीय राधा वल्लभ जी, यहाँ उपस्थित समस्त विद्वज्जन, परम पूजनीय शंकराचार्य जी का संदेश हम सब लोगों ने सुना। सम्मुख उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति, भारत माता के प्यारे सपूतों, बंधु, केंद्रीय विश्वविद्यालय का बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई कि उन्होंने सप्त सिंधु संवाद के अंतर्गत भारतवर्ष के भू सांस्कृतिक परिचय को लेकर के यह संगोष्ठी आयोजित की है। आज सारे विश्व में राष्ट्र और राष्ट्रीयता को लेकर के जो एक चर्चा चलती है, विमर्श चलता है, उसका आधार अर्थशास्त्र और राजनीति है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल नेशन स्टेट, यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भू सामरिक व्यवस्था का मानदंड और मानचित्र बना हुआ है। अतः जब जब भूमंडलीकरण की बात होती है, अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात होती है, वैश्वीकरण की बात होती है, तब तब चर्चा इस बात पर होती है कि विश्व को बाजार कैसे बनाया जाए, आपस में हित संबंधों में यह बाजार का हित संबंध, कमर्शियल व्यापारी हित संबंध कैसे होगा, वाणिज्यिक संबंध कैसे होंगे, लेन देन क्या होगा, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप ही राष्ट्रों के बीच के संबंधों को तय करता है। अभी 2 दिन पहले हमने अमेरिका के राष्ट्रपति के शुभ्र प्रासाद में, व्हाइट हाउस में हुई घटना देखी, जब एक युद्धरत देश को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए उसके राष्ट्रपति को बुलाया गया था और वहां पर जिस प्रकार का वाद विवाद सारे समाचार के साधनों के सामने, विश्व के सामने हुआ, और उस समय एक विश्व के सबसे बड़े देश का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, यू डोंट हैव एनी कार्ड्स। जेलेंस्की कहता भी है कि वी आर नॉट प्लेइंग कार्ड्स। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि सारा विश्व द्यूत ही खेल रहा है। महाभारत की उस सभा में जैसे धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत में बैठे थे, आज युद्ध भी द्यूत ही बना हुआ है। राष्ट्रों की जो प्राकृतिक संपदा है, वह प्राकृतिक संपदा दांव पर लगी हुई है। यूक्रेन के अंदर सर्वाधिक और अन्न उत्पादन होता है। यूक्रेन को पूरे यूरोप का और अन्नपूर्णा माना जाता है। आज सारे विश्व में जो एक फूड, वाटर, एनर्जी, इस त्रिकोण में अन्न, ऊर्जा और सुरक्षा, इस त्रिकोण में जो सारा भूसामरिक संबंध चल रहा है, उस संबंधों के कारण युद्ध हो रहे हैं। पहले ऊर्जा महत्वपूर्ण थी तो युद्ध का केंद्र पश्चिमी एशिया था, क्योंकि वहां पर जो भूगर्भ में तेल है, उस तेल को लेकर के युद्ध होते थे। ईरान, इराक और ये सारे युद्ध चलते रहे। पिछले 50 वर्षों में हमने सतत वहां पर युद्ध देखे। जब प्रकृति का विनाश इतना कर दिया विकास के नाम पर, तो समझ में आया कि केवल ऊर्जा के साधन से, तेल से काम नहीं चलेगा। मूल बात तो पानी की है, जल की है। जल और उस जल का सीधा संबंध अन्न के उत्पादन से, भोजन से है। तो जब भोजन की सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, यह महत्वपूर्ण हो गई, तो युद्ध का स्थान बदलता गया। विषय यह है कि जब हम भू सामरिक या भू राजनीतिक विचार करते हैं, जियो स्ट्रेटेजिक या जियो पॉलिटिकल विचार करते हैं, तो सारा विश्व एक लेन देन की रंगभूमि हो जाती है। कौन किसको कितना देगा, कौन क्या लेगा। परसों का भी सारा जो नाटक हुआ विश्व के सामने, वो नाटक इसी बात के लिए था कि यूक्रेन में जो महत्वपूर्ण ऐसे धातु है, खनिज है, रेयर अर्थ जिसे कहते हैं, जिनका उपयोग आने वाले समय में तकनीक में बहुत बड़ा है, उनको अमेरिका उनका खनिकर्म कर्म उनको खोदना चाहता है, उनको पाना चाहता है। और उसके लिए जो एक लेन देन की बात थी कि हम 500 अरब 500 मिलियन, क्या ऐसा कुछ संख्या थी,
इतना बड़ा डॉलर्स का लेन देन का विषय था और वो सही हस्ताक्षर हुआ नहीं, क्योंकि जिस देश को बेचना था, जिस देश को लेना था, उसकी अपनी शर्तें थी, उसके अपने भूसामरिक लक्ष्य थे जो पूर्ण नहीं हुए। कुल मिला के वैश्विकता का आधार, कुल मिला के भूमंडलीकरण का आधार व्यापार, युद्ध, सुरक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, एक दूसरे के राष्ट्र पर अपना प्रभुत्व जमाने की इच्छा, ऐसे कोलाहल भरे विश्व के अंदर भारत ही एक ऐसा है जो शांति का संदेश देने का सामर्थ्य रखता है। और वह सामर्थ्य इस राष्ट्र के जन का सामर्थ्य भी है, इस राष्ट्र की प्रज्ञा का भी सामर्थ्य है, इस राष्ट्र की आज आर्थिक उन्नति भी हुई है तो उसका भी सामर्थ्य है। लेकिन इस सबसे परे इस राष्ट्र की जो विश्व को देखने की आत्मीयता भरी अपनत्व की सांस्कृतिक दृष्टि है, उसका महत्व है। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन ने विश्व का आर्थिक इतिहास लिखा। सन 2000 में जब ईसा की युग की और सहस्त्राब्दी का परिवर्तन हो रहा था, तब उस समय विश्व के सबसे श्रीमंत देशों का संगठन OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, जिसमें विश्व के सारे समृद्ध देश हैं, उन्होंने इस बात पर विचार किया कि हम विश्व का आर्थिक इतिहास लिखें और 0 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक ईसा मसीह के पूरे कालखंड का 2 सहस्त्राब्दी का और आर्थिक इतिहास लिखने का और कार्य एंगस मैडिसन को दिया गया। और हम सब लोग जानते हैं कि एंगस मैडिसन ने जो पुस्तक लिखी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मिलेनियल पर्सपेक्टिव, उस पुस्तक में उसने लिखा कि इस पूरे 2000 वर्ष के कालखंड में 1500 वर्ष तक विश्व का सर्वाधिक समृद्ध राष्ट्र यदि कोई होगा तो वह भारतवर्ष था। सारे विश्व को संपदा का अवदान देने वाला, योगदान देने वाला, उत्पादन सर्वाधिक करने वाला, व्यापार सर्वाधिक करने वाला, प्रदान सर्वाधिक करने वाला कोई राष्ट्र था तो वह राष्ट्र भारत था। अलग अलग अनुमान लगाए, आज के परिमाणों के आधार पर भारत की समृद्धि को नापने का प्रयत्न करेंगे तो ऐसे ही अनुमान लगाने पड़ेंगे। तो आजकल जिसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, GDP, सकल घरेलू उत्पाद, उस सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर उसने बताया कई प्रकार 32%, 33%, सर्वाधिक जो था वो 46% योगदान भारत का सारे विश्व में रहा 15वीं शती तक। उसके बाद में चीन का उदय होता है, वह भी पूर्व की शक्ति है, और चीन का उदय होने से भारत का उत्पादन कम नहीं होता है, भारत का हिस्सा कम होता है, भागीदारी कम होती है, इसलिए प्रतिशत कम होता है। किंतु फिर भी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजों के, ब्रिटिशों के भारत में अपनी सत्ता को दृढ़ करने से पूर्व तक भारत का विश्व में योगदान 23% था। यह एंगस मैडिसन लिखा है। ऐसे समय में जब भारत विश्व का सबसे समृद्ध देश था, केवल आर्थिक रूप से नहीं, केवल व्यापारिक वाणिज्यिक रूप से नहीं, अपितु ज्ञान, विज्ञान और तंत्र ज्ञान, तकनीकी के रूप में भी, प्रौद्योगिकी के रूप में भी विश्व में सर्वोन्नत था। इससे अधिक उन्नत कोई नहीं था। अल बरूनी से लेकर इब्न बतूता से लेकर फाहियेन तक भारत में आए हुए 600 से अधिक मेगास्थेनिस जैसे यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णनों में जो भारत के प्रौद्योगिकी का वर्णन किया है, धातु को गलाने की जिस प्रकार की भट्टियां भारत में थी, जिस प्रकार के यंत्रों का उपयोग स्थापत्य शास्त्र के लिए किया जाता था, बृहदेश्वर मंदिर के शिखर पर 80 टन के और उस प्रखंड का कलश बैठाने के लिए किस प्रकार का और यंत्र प्रयोग किया होगा, इन सारी बातों से अचंभित होकर के, आश्चर्यचकित होकर के विदेशी प्रवासियों ने वर्णन लिखे। मीनाक्षी जैन ने 4 खंडों में उन सारे प्रवासियों के वर्णन का एकत्रित किया है। भारत जो उन्होंने देखा, एज दे सॉ। और उन वर्णनों को पढ़ते तो हम पाते हैं कि इतना उन्नत, केवल समृद्ध नहीं, केवल श्रीमंत नहीं, सामाजिक रूप से भी उन्नत
मैगस्थनीस लिखता है कि जब वो भारत में आया तब उसको कहीं पर भी कोई वाद विवाद नहीं दिखा, लोग आपस में लड़ते नहीं थे, आनंद से रहते थे। शांति पर्व में जो पितामह भीष्म ने धर्मराज्य का निकष बताया है, परिमाण बताया है, इतिहास बताया है कि धर्मराज्य कैसा था, होगा नहीं बताया, आदर्श नहीं बताया, ऐसा था, आसीत, पास्ट टेंस में कहा है। न च राजा न च राज्यो न दंडो न दंड, हम सब लोग जानते हैं धर्मे नैव प्रजा सर्वा, धर्म से ही प्रजा आपस में व्यवहार करती थी। और वो बात है हजारों हजार वर्ष पूर्व महाभारत के शांति पर्व में शरशैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म युधिष्ठिर को बता रहे कि ऐसा हुआ है पहले में, और उसके बाद में भी चाणक्य और चंद्रगुप्त के स्वर्ण युग में भी मैगस्थनीस जब आ रहा है यमन भूमि से, ग्रीस से, और जब भारत में जा रहा है तो वो कहता है पूरे भारत का भ्रमण करते समय इंडिका में लिखता है कि कहीं पर कोई विवाद ही नहीं, सब आनंद से ले रहे, धर्मे नैव प्रजा सर्वा वर्तन्ति स्म परस्परम, धर्म से ही एक दूसरे से व्यवहार हो रहा है। और उसको जाकर के पहला विवाद मिलता है तो पाटलिपुत्र के पास मिलता है। जब इंडिका को पढ़ते समय वो घटना मैंने पढ़ी तो मेरे मन में आया, अरे वाह रे लालू जी, तुम्हारा बिहार तो तब भी बड़ा विख्यात था, पहला विवाद। लेकिन जब वो विवाद को पढ़ते हैं तब हमको ध्यान में आता है कि आज जब भ्रष्टाचार के नाम पे हम लोग एक दूसरे के कपड़े खोलने पर तुले हुए हैं, उस देश का आदर्श क्या था कि एक किसान दूसरे किसान को अपनी भूमि विक्रय करता है, क्रय करने वाला जब हल चलाता है तो उसको उस भूमि के अंदर स्वर्ण आभूषणों से भरा हुआ सोने का घट मिलता है, और तब वो जाकर के जिससे भूमि क्रय किए है उस पूर्व के स्वामी को कहता है ये तुम्हारे पूर्वजों की संपदा है, तुम्हारे भूमि में मुझे मिली, ले लो। जिसने क्रय कर दिया वो उस घट को हाथ लगाने को तैयार नहीं। बीच सड़क पर घट को रख करके क्रेता और विक्रेता दोनों कृषक एक दूसरे के साथ विवाद कर रहे हैं, तेरा है, संपदा नहीं चाहिए। मैगस्थनीस आश्चर्य से उस घटना का वर्णन करता हुआ लिखता है कि मैंने पास जाकर के देखा कि वो घट क्या है, उसमें स्वर्ण के आभूषण थे, देख करके जैसे वो लड़ रहे थे वो देख करके तो लग रहा था मानो वो स्कॉर्पियन, जहरीले बिच्छुओं से भरा हो। इस प्रकार से त्याज्य मान करके दोनों त्याग रहे थे कि नहीं चाहिए, मेरा नहीं। क्रेता कहता है मैंने आपको केवल भूमि का पण्य दिया, भूमि का ही मूल्य दिया, तो मेरा अधिकार तो केवल भूमि पर है, उसके अंदर जो संपदा है उस पर कैसे अधिकार होगा। विक्रेता कहता है भूमि में दिया तो भूमि के साथ जो जो है वो सब तुम्हारा हुआ, तो अब मेरा अधिकार नहीं, मैंने तो क्रय कर दिया, अब मैं इसको नहीं ले सकता। न्यायाधीश के पास गया, न्यायाधीश ने कहा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए धर्म सभा हुई, धर्म सभाओं के धर्मशास्त्रों का अवगाहन करके और व्यवस्था दी गई कि जिसने क्रय किया उसी की संपदा होगी, पुराने वाले का कोई उस पर अधिकार नहीं। तो क्रय करने वाला किसान कहता है ये व्यवस्था तो आपने अभी दी है, जब हमारा आपस में संबंध हुआ था, जब हमने एक दूसरे को मूल्य दिया तब तो ये व्यवस्था नहीं थी। आजकल के विधि की व्यवस्था में उसको रिट्रोस्पेक्टिव कहते हैं, पूर्व से लागू होगा, लेकिन धर्म में रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता है। धर्म तो आज व्यवस्था दी, आगे के ट्रांजैक्शन में, आगे की लेन देन में लगेगा, आगे के व्यवहार में प्रयुक्त होगा, अभी तो पीछे में नहीं हो सकता। तब न्यायाधीशों ने कहा बात तो ठीक है, और इसलिए उस घट को राजा को दिया गया और इस आदेश के साथ दिया गया कि इसका उपयोग धर्म कार्य के लिए, यानी धर्मशाला, प्याऊ, कुएं, ऐसे समाज कल्याण के किसी काम में व्यय कर दिया जाए, इसको राज्य के कोष में ना सम्मिलित किया जाए। वाक्य लिखता है मैगस्थनीस कि वो न्यायाधीश राजा के और कोषाध्यक्ष को कहता है यदि ये पूरे राज्य के कोष में सम्मिलित हो गया तो राजा का कोष खाली हो जाएगा। यह भारत का वर्णन है, यानी नैतिक समृद्धि भी देखिए। इसलिए आज हम जब इस भारतवर्ष के और परिचय पर आइडेंटिटी शब्द प्रयोग किया संगोष्ठी के विषय में, जब भारतवर्ष क्या है इस बात पर जब हम बात कर रहे हैं सप्त सिंधु संवाद के अंदर पर, और उसके अंदर अंग्रेजी के आधुनिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जियो कल्चरल, भू सांस्कृतिक अस्तित्व की बात कर रहे हैं, तब इन संस्कारों पर आज विचार करने की आवश्यकता है।
जब इस पर हम हमारे स्वाध्याय वर्ग में चर्चा कर रहे थे तो हमारे कार्यकर्ता पूछते हैं कि भैया ये कैसे हो सकता है, आभूषण नहीं चाहिए, ये समझ में नहीं आ रहा, क्या लॉजिक है, किस तर्क से वो दोनों किसान एक दूसरे को उसको त्याज्य मान करके और उन आभूषणों को एक दूसरे को क्यों दे रहे थे, क्यों स्वीकार नहीं कर रहे थे। कर्म का सिद्धांत समझ में न आने के कारण आधुनिक मनुष्य को येन केन प्रकारेण केवल आय पर ध्यान देने का विचार करने के कारण साधन शुचिता का महत्व जीवन में समाप्त होने के कारण यह प्रश्न मन में आता है। आज भी जिसके मन में यह बात स्पष्ट है उसको यह प्रश्न नहीं आता। एक बार मैं रेल से प्रवास कर रहा था, शायद भाग्यनगर से दिल्ली आ रहा था या नागपुर आ रहा था, और आयोजकों ने प्रथम श्रेणी में कर दिया होगा आरक्षण, तो प्रथम श्रेणी में बैठा था। मेरे साथ में आगरा के एक व्यापारी प्रवास कर रहे थे और उनसे चर्चा होते समय ये सारी बात हुई, और ये सारी बात होते समय जब मैंने कहा कि शुचिता का आज भी महत्व है और आज भी धर्म भारत में प्रतिष्ठित है, भारत आज भी विधि से नहीं धर्म से चलता है, नॉट बाय लॉ बट बाय धर्म, तो उनको लग रहा था नहीं। और ये उस समय की बात है जिस समय वो बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के और किस्से और समाचार पत्रों में आते थे, 2.72 लाख वगैरह वगैरह क्या बोलते थे भगवान जाने, इतने लाख करोड़ वगैरह, लाख करोड़ पहली बार तभी सुना था सबने। इसलिए वो कह रहे इतना भ्रष्टाचार हो रहा है और आप कह रहे हो ऐसे लोग हैं। मैंने कहा हम मुझे दिल्ली जाना है, आप आगरा उतरने वाले, आगरा पहुंचने से पहले कम से कम एक अनुभव तो यही रेल में हमको आ जाएगा। मैंने कहा मुझे तो प्रतिदिन आता है क्योंकि मेरे पास वो धर्म दृष्टि ईश्वर की कृपा से, गुरु कृपा से मिल गई है, तो मुझे तो रोज आता है, आज भी मिलेगा। रात को शयन का, सोने का समय हो गया, कोई ऐसा अनुभव आया नहीं जिसमें धर्म की प्रतीति आचरण में मिल जाए। तो वो हंस रहे थे या बार बार मुझे स्मरण भी करा रहे थे, भाई साहब दिन समाप्त हो रहा है, सुबह 5 बजे तो आगरा आ जाएगा, रात को तो हम अब सो जाएंगे, अब तो कोई अनुभव आया नहीं। मैंने कहा धैर्य धरिए, मेरी इच्छा शक्ति बड़ी प्रचंड है, अनुभव आएगा। उन्होंने ही दूध मंगवाया था 2 और दूध पी रहे थे, और दूध पीते समय पता नहीं क्या हुआ, उनके हाथ से झटका लगा और दूध नीचे गिर गया। दूध नीचे गिर गया तो प्रथम श्रेणी में होता है, घंटी बजा सकते हैं, घंटी बजा करके वो अटेंडेंट आता है और उस अटेंडेंट को कहा जा रहा है इसको साफ कर दे। वो अटेंडेंट आया, उसने साफ कर दिया। साफ कर दिया तो भाई साहब ने अपनी सुबह 5 बजे मैं निकल जाऊंगा, तो इसलिए अभी अपनी जो उनकी व्यापारी थे सब जगह जाते होंगे, तो वो टिप ऊपर से कुछ देने वाला जो, तो उन्होंने 50 रुपए का नोट निकाल करके, उस समय 50 रुपए, मैं आज से 10, 12, 15 साल पूर्व की बात बता रहा हूँ, तो 50 रुपए भी बहुत होते थे। उन्होंने वो साफ करने वाले अटेंडेंट को देना चाहा। उस अटेंडेंट ने मना कर दिया, भाई साहब नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा अरे मैं अपने इससे दे रहा हूँ, खुशी से दे रहा हूँ, आनंद से दे रहा हूँ, तुमने सेवा की इसलिए दे रहा हूँ। तो उसने कहा सेवा जो करते हैं उसका तो मेरे को वेतन मिलता है, ये ऊपर की कमाई मुझे नहीं चाहिए। तो इन्होंने कहा नहीं जबरदस्ती देना चाहा, उसने नहीं लिया, और जाते जाते इनको ये कह दिया भाई साहब ये अधर्म है ना, वो पचता नहीं है, मेरी माँ कह करके गई है अधर्म का 1 पैसा भी लाएगा तो पचेगा नहीं, दुखी रहेगा। मैं जितना है उसमें संतुष्ट रहना चाहता हूँ, और अभी तो 7th पे कमीशन के बाद रेलवे ने पैसा भी अच्छा दिया, ऐसा सब सुना करके चला गया। मैं केवल मुस्कुराता हुआ देखता रहा भाई साहब की तरफ। भाई साहब के यार वाकई एक अनुभव तो आ गया। वो फिर थोड़ी देर बाद जब आया कुछ काम से, सोते समय शुभरात्रि वगैरह कहने के लिए, और कोई आवश्यकता नहीं पूछने के लिए, तो मैंने उसको नाम पूछा। मजेदार बात ऐसी है कि उसका नाम इकबाल था, और वो भाषण धर्म का दे करके गया था और नाम इकबाल था। तो हम दोनों आश्चर्यचकित हुए। मैंने उसको पूछा तुम क्या करते हो, अटेंडेंट कैसे लगे? तो बोले भाई साहब नहीं मैं अटेंडेंट हूँ नहीं है, आज अटेंडेंट छुट्टी पर है, मैं तो मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ, अटेंडेंट नहीं था इसलिए मैं आप लोगों की सेवा में लग गया। तो मैंने कहा तू इकबाल है, फिर तूने अधर्म की बात तेरे माँ ने तेरे को कैसे बताई? बोले भाई साहब मैं आपके धोती और चोटी को देख करके मैंने शब्द बदल दिया, मेरी माँ तो हराम कहा था कि हराम का पैसा घर में मत लाना। तो मैगस्थेनिस का भारत आज भी जीवित है, ये भारत का परिचय है।
इसलिए सप्त सिंधु का विचार जब हम करते हैं तो भारत के, हम केवल उस अतीत की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत के वर्तमान की बात कर रहे हैं। इसलिए लोग कहते हैं प्राचीन भारत, में कहता हूं प्राचीन नहीं, सनातन भारत। भारतीय संस्कृति एंशियंट नहीं है, इटर्नल है। भारत में और भारत के बारे में जब बात करते हैं और इसके गौरव का वर्णन करते हैं तो भूतकाल में बात करने की आवश्यकता नहीं है, पास्ट टेंस की बात नहीं है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये सतत चलने वाली वर्तमान प्रक्रिया है। भारत है, ऐसा ही है, और आज विश्व को इसकी आवश्यकता है, पिपासा है। कुछ मनुष्यों को पता है, कुछ को नहीं पता, किंतु आवश्यकता सबकी है। इसलिए ये सप्त सिंधु संवाद, इस व्यास के किनारे पर बैठ करके हम जो सप्त सिंधु का संवाद कर रहे हैं, न जाने कितने ऋषियों ने इसके किनारे पर तपस्या की होगी और धर्म सभाएं की होगी, एकत्रित बैठ करके ऐसा ही विचार किया होगा। यहां इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के तत्वावधान में एकत्रित विद्वानों से मेरा केवल यही आग्रह है, इस सनातन के शाश्वत चिरकालीन सत्यों को, तथ्यों को, सिद्धांतों को, विचारों को, अनुभूतियों को, ज्ञान को, ऋत को, जिन ऋषियों ने साक्षात किया और साक्षात करने के बाद में सैद्धांतिक रूप से प्रतिमान और परंपरा के रूप में समाज में आचरित किया, केवल अदिति बोध तक नहीं रुके, आचरण में ले आए, परंपरा बनाई और परंपरा के बाद में उसको प्रचारित किया। ये 3 दिन की संगोष्ठी उस तप की संगोष्ठी है। आधुनिक सेमिनार और कॉन्फ्रेंस जैसा केवल और पेपर पढ़ करके और कुछ इधर उधर से संस्कृत के ग्रंथों से सप्त सिंधु के संदर्भ निकाल करके, और हमने यदि पुस्तकें भी लिख दी और बड़े बड़े ग्रंथ भी लिख दिए तो कुछ तो काम हो ही जाएगा, कुछ लोगों को प्रेरणा तो मिल ही जाएगी, किंतु उन ग्रंथों के साथ लोक के व्यवहार में भी जो धर्म है, उस सनातन धर्म के सिद्धांतों को समझ करके युगानुकूल परिभाषा में अपने आचरण, जीवन, व्यवहार और उसके बाद प्रवचन, प्रकृष्ट वचन, आचरित वचन प्रवचन है। जिसके आचरण में है और फिर बोलता है वो प्रवचन है। वचन तो सबका ही है, जिह्वा दी है तो वो आघात करेगी, पदाघात होंगे तो गिरा, कुछ तो गिरेगा ही। संस्कृत की गिरा से कुछ हिंदी वाला गिरेगा, और हिंदी वाला गिरेगा तो आघात होंगे, आघात होंगे तो कर्ण कंपन होंगे, कंपन होंगे तो कर्ण पिशाच उसको ग्रहण करेगा, और ग्रहण करेगा तो कुछ ना कुछ ध्वनि तो होगी। वादे वादे जाए थे तत्वबोधा कहते, वो वाद विवाद वाला वाद नहीं है, वदन वाला वाद है। वदन से निकलने वाला, वदती से निकलने वाला जो वचन है, लेकिन वह वचन प्रवचन होगा जब अनुभूति होगी, उसके पीछे साक्षात्कार होगा और आचरण होगा। उस अतिथि और बोध के साथ आचरण जब मिल जाएगा तब भारतीय ज्ञान परंपरित होगा। इसलिए परंपरा महत्वपूर्ण है, सिस्टम नहीं। भारत व्यवस्था की बात नहीं करता है, भारत प्रक्रिया की बात कर रहा है। ये डायनामिक है, गतिशील है, स्टैटिक नहीं है। व्यवस्था को बांध देते हैं, इसलिए व्यवस्था, सिस्टम इज स्टैटिक, प्रोसेस इज डायनामिक। भारत डायनामिज्म का नाम है, भारत प्रवाह का नाम है। इसलिए भारत वर्ष शब्द है, वर्ष, वर्षा, वर्षा होनी चाहिए, वर्षित होना चाहिए, सतत चलना चाहिए। चरैवेति, चरैवेति का मंत्र, आचरण उसी चरैवेति, उसी चर धातु का है आचरण, उसी से चरित्र बना है। इसलिए हमारे आचरण में ये भारतीय ज्ञान आ जाए, भारतीय दृष्टि आ जाए, ये सांस्कृतिक राष्ट्र दृष्टि, आर्थिक राजनैतिक नेशन स्टेट की जगह यह मैं से हम की यात्रा में सर्वाधिक सहजता से होने वाला जो मन का विस्तार है उसे राष्ट्र कहते हैं।
राडयति। उस विराट की, उस एकत्व की जो अनुभूति जिस बड़े से बड़े समष्टिगत स्तर पर सहजता से होती है, बिना प्रयास होती है, प्राकृतिक होती है, परिवार में प्राकृतिक होती है, उसी परिवार की 3 पीढ़ियां इधर 3 पीढ़ियां उधर और 3 श्वशुर पक्ष की भी ऐसे मिला लो तो समाज हो जाता है। समान अज से नहीं, समाज इस व्यवहार से समाज बनता है, आचरण से बनता है। और उसी समाज का, उसी समष्टि का जो सबसे बड़ा आत्मीय रूप है, जहां पर आत्मीयता सहज प्रकट होती है, क्रिकेट की मैच जीतने या हारने में प्रकट होती है, युद्ध में होती है और प्राकृतिक विपदा में होती है, एक दूसरे के मानापमान गौरव के बिंदुओं में होती है, छावा देखते समय आंखों में बहने वाले अश्रुओं में जो राष्ट्र अपने आप को विराट रूप में प्रकट करता है, वह जो एकत्व का भाव है, वह सांस्कृतिक राष्ट्र है। इसलिए ना तो भारत एक नया बना हुआ राष्ट्र है, ना इसकी आयु 75 वर्ष है, ना 100 वर्ष है, ना 200 वर्ष है। यह तो अनादि है, अनंत है। अनादि है इसीलिए अनंत है, जिसके आदि है उसका तो अंत होना ही है। अनादि है इसलिए अनंत है। इस अनंत भारतवर्ष का जो अद्भुत सांस्कृतिक गौरव है, इसको युगानुकूल रूप में विश्व के सामने रखने का नाप सप्त सिंधु संवाद है। और इसलिए जियो कल्चरल का अर्थ है इस भूभाग से, इस संस्कार का विश्व भर में। संस्कार शब्द का अर्थ आजकल का शब्द है वैल्यू एडिशन, वैल्यूज होनी चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ भी मूल्यवर्धन की बातें हैं। मूल्यवर्धन किससे होता है? तो हमारे यहाँ का मौलिकता से मूल्यवर्धन होता है। अपनी परंपरा से, गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान को स्वयं के अंदर श्रवण मनन निधिध्यासन करके, मथ करके, अपनी मौलिकता के साथ उसका संस्कार, छाप, अमिट छाप, इंप्रेशन। संस्कार इस संस्कृत शब्द का अंग्रेजी अनुवाद है इंप्रेशन। वर्तमान युग के अनुरूप काल सुसंगत पद्धति से समाज के ऊपर उसका एक छाप पड़े, उसका इंप्रेशन पड़े, उसका संस्कार पड़े। इसके लिए जो अपनी मौलिकता को उसमें जोड़ना है, वो संस्कार है। वह संस्कार ही संस्कृति है। उस संस्कार की सतत परंपरा संस्कृति है। इस भूभाग में जन्म लेने के कारण हमारा ये कर्तव्य है। अनेक जन्मों की पुण्याई से भारत में जन्म लिए हुए हम भारत के राष्ट्रांग है। नागरिक नहीं, संस्कृत वाले लोग बैठे हैं। नगर से नागरिक आया तो फिर गांव में रहने वाला नागरिक कैसे होगा? सिटीजन शब्द अंग्रेजी से ले रहा, उसका अनुवाद नागरिक कर दिया। हमारे यहाँ तो गिरिजन, वन में रहने वाले, गिरी में रहने वाले, कंदराओं में रहने वाले, ग्रामवासी, नगरवासी, पुरवासी, सारे राष्ट्र के अंग है। इसलिए हमारा शब्द है राष्ट्रांग। जैसे शरीर का प्रत्येक अंग शरीर के धर्म का पालन करने के लिए, त्याग के लिए तत्पर होता है। एक एक कोशिका शरीर के लिए त्याग करती है। इतने देर में आपसे बात कर रहा हूं, इतने देर में लक्षावधि कोशिकाओं का मृत्यु हो गई, अन्य लक्षावधि ने उसका स्थान ले लिया। चय अपचय कहता है आयुर्वेद, और आधुनिक भी कहता है एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मरना कोशिकाओं का, कैटाबॉलिज्म जन्म लेना। इसी को मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहिए। मेटाबॉलिज्म चलेगा तो जीवन चलेगा, चयापचय चलेगा। एक कोशिका यदि शरीर का अनुशासन यानी धर्म, शरीर का धर्म मानने से एक कोशिका मना कर देती है, मैं नहीं मानती धर्म, मैं नहीं मरती, स्वार्थी हो जाती है, संकीर्ण हो जाती है, स्वकेंद्रित हो जाती है, केवल स्वयं के लिए सोचने लगती है, एक कोशिका वो मरने के स्थान पर द्विगुणित त्रिगुणित होते जाती है, बढ़ते जाती है, तो वो गांठ बन जाती है। उसको ट्यूमर कहते हैं। डॉक्टर निकालता है, भेजता है जांचने लिए, कहता है मैलिग्नेंट है, कहता है विकृत है। क्या विकार हो गया? बोले कर्क रोग हो गया, कैंसर हो गया। कैंसर किसी जीवाणु से, कीटाणु से नहीं होता। कैंसर शरीर का धर्म छोड़ने वाली कोशिका के कारण होता है। इस राष्ट्र के हम अंग है। यदि एक क्षण के लिए भी हम स्वार्थी होते हैं तो भारत माता के कैंसर है, कर्क रोग है। इसलिए त्याग ही जीवन है, स्वार्थ ही मृत्यु है।
विस्तार ही जीवन है, संकुचन ही मृत्यु है। इसलिए इस भू से जिस संस्कृति का प्रवाह होना है, वह वर्षा जो हमको करनी है, भा में रत रहने वाली संस्कृति की युगानुकूल काल सुसंगत वर्षा करने के लिए हम सबको तपस्वी बनना पड़ेगा, ऋषि बनना पड़ेगा, ऋत का साक्षात्कार करना पड़ेगा, फिर प्रवचन करना पड़ेगा। यह सप्त सिंधु संवाद का यह आयोजन जिस परिश्रम से आप सब लोगों ने किया है, मुझे विश्वास है कि कम से कम 1% तो हम में से ऋषि बनेंगे और भारतवर्ष को पुनः एक बार विश्व गुरु के पद पर आसीन करेंगे। आप सबको पुनरेव प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत।